नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज पटना में आयोजित हो रही है। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित हो रही इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और 23 राज्यों के अध्यक्ष समेत 250 नेता शामिल हैं। आज की बैठक में दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पारित किए गए प्रस्ताव और फैसलों पर मुहर लगेगी। आज जेडीयू दफ्तर पहुंच चुके हैं और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और उनके आने के पहले ललन सिंह, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सहित जो जेडीयू के तमाम बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त जैसे ही नीतीश कुमार पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उत्साह से उनका स्वागत किया और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लग रहा है। और जाहिर सी बात है, ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस बैठक को इस मायने भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में बहुत कुछ ऐसा तय होगा जो आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति क्या होगी उसको लेकर फैसला होने वाला। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बैठक में पहुंच चुके हैं और ये जो ठीक हमारे सामने कर्पूरी सभागार नजर आ रहा है, उसी कर्पूरी सभागार में ये बैठक इस वक्त चल रही है जहां पे नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इस बैठक में जातिगत जनगणना के मुद्दे के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण और यूपी में जो चुनाव होने वाला है उसमें पार्टी की रणनीति क्या होगी, बीजेपी से गठबंधन होगा या नहीं होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर, जहां पे नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और जो तमाम बड़े नेता जेडीयू के हैं वो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे नीतीश कुमार पहुंचे हैं और उनके स्वागत में बड़ी संख्या में जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस बैठक को कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में जेडीयू आने वाले समय की रणनीति तय कर लेगी कि आने वाले समय में जेडीयू का एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है, जेडीयू का एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है और किन मुद्दों पर जेडीयू आगे बढ़ने वाली है। और इस वजह देखिए नीतीश कुमार जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। ललन सिंह और केसी त्यागी भी यहाँ पे मौजूद हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस बैठक पर न सिर्फ जेडीयू की बल्कि बिहार की सियासत की भी निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और इस बैठक में जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहने की संभावना है। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण को भी लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा यूपी सहित 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा। इसके अलावा एक और भी बात जानकारी आ रही है कि जेडीयू की तरफ से एक ये भी प्रस्ताव आ सकता है कि एनडीए में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए ताकि एनडीए का तालमेल बेहतर हो सके। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर की तस्वीर, और बैठक अंदर चल रही है और अब उसमें जो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है, उस बैठक में नीतीश कुमार भाग लेने पहुंचे हैं। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक के बाद तय हो जाएगा कि आने वाले समय में जेडीयू कौन सी रणनीति अपनाएगी। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की परिस्थिति अच्छी नहीं रही थी, मात्र 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी। तो अब फिर से 2005 का दौर कैसे जेडीयू के लिए है, क्योंकि जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं वो दावा करते हैं कि हम 2005 के दौर में अपने पार्टी को ले जाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा आज होने की पूरी संभावना है और लबोलू अब क्या निकलता है बैठक का, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की जिसमें उन्होंने मधुबनी के सुखेत मॉडल का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इस मॉडल के अपनाने से ग्रामीणों को 4 फायदे मिल रहे हैं। पीएम ने देश की प्रत्येक पंचायत से सुखेत मॉडल अपनाने की अपील की है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने 5 फरवरी को अपने कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की खबर दिखाई थी। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल।
सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहां जरूर सोचें। बिहार में सरकारी अनुदान पाने और शिक्षकों की बहाली के नाम पर पैसा ऐंठने वाले फर्जी मदरसा की बाढ़ सी आ गई है। पूर्णिया के रजीगंज पंचायत में अब्दुल्ला नगर फसिया की जगह दिखाकर 2 फर्जी मदरसे के रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। इनके नाम मदरसा फैजुल उलूम और मदरसा फातिमा है। ग्रामीणों ने डीएम से इनकी जांच की मांग की है। मदरसे के नाम पर फर्जीवाड़े के बारे में बता रहे न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। बिहार में फर्जी मदरसा के नाम पर गोरख धंधा की खबरें पहले भी आती थी, लेकिन जब से अब्दुल कयूम मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं तो उनका दावा रहा है कि वो बिहार से फर्जी मदरसा को बंद करवाएंगे। लेकिन पूर्णिया के फसिया गांव में 2 मदरसा का मामला सामने आया है, जहां लोगों का कहना है कि यहां पे इस नाम का कोई मदरसा नहीं है। आइए हम बात करते हैं यहां पर जो यहां के वार्ड सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं। यहां हमारे साथ मुखिया भी हैं, ग्रामीण भी हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या हालत है। ये कौन सा मदरसा है, क्या है इस पर? ये मदरसा का नाम निशान ही नहीं है फसिया गाँव में। कौन सा मदरसा के नाम से चल रहा है, क्या है जी? कौन सा, किस नाम से ये रजिस्ट्रेशन हुआ है? मदरसा तंजीमुल, मदरसा तंजीमुल हानर घाट है ना। ये मदरसा तंजीमुल चल रहा है। अच्छा। और ये जो नाम का मदरसा है इसका तो नामो निशान नहीं है। ये मदरसा फसिया, ये तो जो है गलत है। तो जब से हम आते हैं तो ये मदरसा अभी जो है फसिया मदरसा जो है सामने में जो है मेरा हाजी साहब है, हाजी साहब भी रहते थे वहाँ, जब भी आते थे मिलते थे, तो यही एक मदरसा के नाम से जान रहे हैं। और अब्दुल्ला नगर का बात जहाँ तक आता है तो अब्दुल्ला नगर जो है ये गांव में मेरा पंचायत भर में अब्दुल्ला नगर नहीं है। डीएम को यही कह के आवेदन दिए हैं कि फसिया में अब्दुल्ला नगर कह करके एक मदरसा का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। इसीलिए हम आवेदन दिए डीएम को कि इसको जांच किया जाए, गलत तो गलत किया जाए, सही तो सही किया जाए। वो जो है फर्जी नाम रख करके, फर्जी टोला बना करके इस पंचायत में जो है अब्दुल्ला नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना ही सरजमीन पर कोई मदरसा है। ये फर्जी तरीके से अपने ही परिवार के लोगों को जो है सरकारी अनुदान लेने के लिए और शिक्षक में बहाल करने के लिए इसका जो है प्रक्रिया कर रहा है। ये मदरसा तंजीमुल इस्लाम का हम सेक्रेटरी हैं। तो ये जो 2 मदरसा का रजिस्ट्रेशन का सामने आया मामला, क्या है ये तो फर्जरी है। हमको पता चला कुछ दिन पहले कि ये जो है मोबाइल से पता चला कि ये लोग जो है इस नाम से फर्जरी के रूप से जो है मदरसा रजिस्ट्रेशन करवाया है। 2011 में जो है जब सरकार नियम निकाला जे आप लोग एप्लीकेशन दीजिए उसके तहत मदरसा का लेटर मिलेगा। जो है 2011 में हम अप्लाई किए हैं, जैसे वो तहत वस्तनिया हो गई, तहतनिया है। कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसके पीछे नीचे से लेके मदरसा बोर्ड के जो अधिकारी हैं या उसके जो कर्मी हैं उनकी भी मिलीभगत बताई जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, फसिया, रजीगंज, पूर्णिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, लेकिन आयोजन स्थल पर बिहार सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ियों ने जमकर हंगामा किया। इन खिलाड़ियों का आरोप है कि 4 साल से गुहार लगाने के बावजूद इन्हें सम्मानित नहीं किया जा रहा है। बिहार सरकार आज खेल सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है और कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इसी परिसर में जहां खेल सम्मान समारोह आयोजित है, कई खिलाड़ी जो हैं वो सरकार के रवैये के खिलाफ दिख रहे हैं। उनमें नाराजगी है और
आप बैनर देख रहे हो कि एशियाड खेल सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ियों को सम्मान दो या बैन करो। खिलाड़ियों को खेल सम्मान जाहिर सी बात है, नाराजगी है। और नाराजगी क्यों है? हम जो खिलाड़ी हैं उन्हीं से बात करते हैं क्या चाहते हैं और सरकार से क्या ग्रीवांसेस है इनकी। यहाँ पर जो प्लेयर हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। किस बात को लेकर शिकायत है आप लोगों को? हम लोग को शिकायत सिर्फ इतना है कि खिलाड़ी सम्मान के लिए जीता है और मेडल लाने के बावजूद भी खिलाड़ी को सम्मान नहीं दिया जा रहा। हमारा खेल एशियाड में आता है। पिछले 4 वर्षों से ओवरऑल सब जूनियर की टीम जो है गोल्ड मेडल ओवरऑल में मेडल लाई है, उसके बाद भी हम लोग को सम्मान नहीं दिया जाता। हम लोग यही कहना चाहते हैं, पिछले विगत 4 वर्षों से हम लोग जो गेम खेल रहे हैं तो उसके प्रति हम लोग को सरकार को भी कुछ करना चाहिए। हम लोग अपना खून पसीना बहा करके यहाँ पे गेम खेलते हैं, बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमारे प्रति बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हमारे प्रति खड़ी नहीं हो रही है। कई बार इन्होंने अपने ग्रीवांसेस को, अपनी शिकायतों को रखा है और जाहिर सी बात है अगर ओलंपिक, जूनियर ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लेयर, एशियन गेम्स में भी अगर इस गेम को रखा गया है तब समझ में नहीं आता है कि जो प्लेयर हैं उनको आज तक सम्मान क्यों नहीं मिला। इसलिए इनकी नाराजगी साफ तौर पर है, या तो सम्मान दो नहीं तो बैन करो। देखना होगा इस पूरे मामले में अब सरकार का क्या रुख होता है और क्या वाकई में जो जनप्रतिनिधि हैं और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इनकी बातों को गंभीरता से लेते भी हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मनीष जुलेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षा पर जोर देते हुए ये दावा कर रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधा दी जा रही है, लेकिन नालंदा जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे बांस के पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। राजगीर प्रखंड के बेलदारी पर गांव के प्राथमिक विद्यालय में 200 के करीब बच्चे हैं, लेकिन यहां स्कूल का भवन नहीं है। रोजाना ये बच्चे पेड़ों के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी पेड़ के नीचे बच्चों के बगल में कई जानवर भी बंधे होते हैं और इन सब के बीच में बच्चे पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों की माने तो विभाग से शिकायत कर वो थक चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें भवन नहीं मिला है। न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक ने पेड़ के नीचे चलने वाले इस प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ जो है नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड क्षेत्र के बेलदारी पर गांव है, जहां बांस के पेड़ के नीचे शिक्षा बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि विद्यालय भवन नहीं होने के कारण एक किचन सेंटर है, उसमें बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ जो पेड़ के नीचे किस तरह से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहीं पर बगल में मवेशी भी है और यहीं पर बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि इस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा या आगे बढ़कर ये क्या सोचेंगे कि किस तरह से हम लोग मवेशी के साथ बैठकर यहाँ पर पढ़ाई करते थे। यहाँ पर जानते हैं शिक्षक से क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा स्कूल है, ये बताइए सर, कौन सा स्कूल है या क्या परेशानी है आप लोग की? सर यह स्कूल है प्राथमिक विद्यालय बेलदारी पर और राजगीर प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ हम लोग हैं जो यहाँ भवन विहीन हैं, विद्यालय है लेकिन भवन नहीं है। और हम लोग एक किचन शेड है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। इंजीनियर के ठिकानों से 66 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इंजीनियर अनिल कुमार के ठिकाने से 66 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। आपको बता दें कल इंजीनियर के घर छापेमारी हुई थी। गाड़ी, जमीन, फ्लैट के कागज भी बरामद हुए हैं। इंजीनियर अनिल कुमार दरभंगा में तैनात हैं, जिनको पुलिस ने तलाशी के दौरान हिरासत में लिया था। और हमारे साथ मुजफ्फरपुर से एसएसपी जयंतकांत जुड़े हुए हैं। जयंतकांत जी, कल पुलिस ने रोका, गाड़ी की तलाशी ली गई, 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए। बाकी की चीजों की बरामदगी कैसे हुई है और क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं? इसमें जो है रूटीन चेकिंग के दौरान जो पैसे की है वो रिकवरी हुई और रिकवरी होने के बाद में उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ होने के बाद में डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, इनकम टैक्स है, यूयू है, उसको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया और उसके बाद में उनका कंसेशन हुआ। कंसेशन के दौर में उन्होंने बताया कि बाकी जो पैसे हैं उनके पास में कहाँ पर है और उसकी जो है रिकवरी की गई। जयंतकांत जी, 18 लाख रुपए की बात कही जा रही थी, लेकिन बाकी चीजों का खुलासा हुआ है। ऐसे में क्या इंजीनियर को गिरफ्तार करके रखा गया है
या संबंधित विभागों को उन्हें सौंप दिया जाएगा? अभी हम लोगों ने उनके विभाग, जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है, उनको भी इंफॉर्मेशन दे दी है। इसमें ईओयू की टीम जो है उसके साथ में हम लोग हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बाकी इनकम टैक्स की भी टीम उनसे पूछताछ कर रही है अभी ही। और इसमें उनका एक दूसरे जो सामान मिले हैं, जो रिकवरी हुई है, उनके लैपटॉप की रिकवरी हुई है, मोबाइल फोन की है, कुछ पेपर्स हैं और जो उनकी और दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद में जो जिससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा तो अकॉर्डिंगली जो एफआईआर ड्राफ्ट हो रहा है उसमें जो है उन चीजों को लाया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जनकांत जी, ये इंजीनियर अनिल कुमार दरभंगा में पोस्टेड थे, गिरफ्तारी और जो तलाशी ली गई वो मुजफ्फरपुर में ली गई, तो क्या दरभंगा पुलिस भी इस पूरे छानबीन में शामिल है? नहीं, ये एक्चुअली बात मैं बता देता हूँ, आपको कर देता हूँ कि ये उनको किसी तरीके से किसी के उनके प्रेमिसेस में इस पे रेड नहीं हुई थी। फर्स्ट रेड वो उनको रोड पे जो है रोका गया था, रूटीन चेकिंग थी जी। जो रूटीन चेकिंग, पंचायत इलेक्शन भी होने वाले हैं, इलेक्शन के मद्देनजर भी रूटीन चेकिंग थी ये, है ना। इसमें कहीं कोई किसी को के अगेंस्ट में कोई किसी के ऊपर रेड नहीं की गई डायरेक्टली, तो रूटीन चेकिंग थे। उसके बाद में जो लिया गया, उनसे पूछा गया, उसके बाद के आगे के कन्फेशन के अकॉर्डिंगली उस पर जो है आगे जो लीगल एक्शन है वो लिए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी मुहैया कराने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। राज्य के तमाम पार्कों की देखरेख और मेंटेनेंस का जिम्मा वन विभाग को दिया गया है। पटना के सौंदर्यीकरण और पार्कों के मेंटेनेंस के लिए वन विभाग की तरफ से नोडल पदाधिकारी को नियुक्ति भी कर दी गई है। अब ये पदाधिकारी राज्य के सभी जिलों के पार्कों की देखरेख करेंगे। सरकार के इस फैसले से लोगों में उत्साह है कि अब पार्कों की हालत अच्छी होगी। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने लोगों को वन मंत्री से इस बारे में बात की। बिहार में अब जितने भी पार्क हैं उनके मेंटेनेंस का जिम्मा वन विभाग को दे दिया गया है। पहले ये निजी एजेंसियों के हाथों रहता था, मेंटेनेंस का जिम्मा निजी एजेंसियां करती थी, लेकिन अब जो भी वन पार्क होंगे बिहार में, राज्य भर के जितने भी पार्क होंगे, उसका जिम्मा अब मेंटेनेंस जो भी करेगी सो वन विभाग करेगी। मंत्री ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है, नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। वो नोडल पदाधिकारी जितने भी पार्क हैं उनके मेंटेनेंस की पूरी तरह से देखरेख करेंगे और जो भी उसमें कमियां होंगी सौंदर्यीकरण में उसको वो पूरा करेंगे। हमारे साथ पार्क के पास में हैं, हम उनसे बातें करेंगे कितना अच्छा होगा या अब वन विभाग जो भी पार्क है उसका मेंटेनेंस करेगा, कितना करेगा। हमारे समझ से तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और वन विभाग अगर यदि बढ़िया काम करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, वो दूसरे पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। और हम लोग को क्या है, बढ़िया मेंटेनेंस होना चाहिए, सब चीज़ ये हो। एक जो इम्प्रूव्ड जो होनी चाहिए, जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, अगर आप देखकर भी लगता है तो आपको देखकर भी पता चलेगा कि इट इज़ ए गुड। प्राइवेट जो कंपनी थी उन्होंने भी अच्छा किया है, पहले से बेहतर किया है, लेकिन अब आ रही है कि इसको अगर आप स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग में लेती है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, सब्जेक्ट टू कि अगर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या वन विभाग अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए जो प्राइवेटाइजेशन कंपनी निभाई है। राजधानी पटना में सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा चल रहा है। आपको पता हो कि जितना भी पार्क है पूरे राज्य भर का वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है मेंटेन करने के लिए। अभी राजेंद्र नगर में हमने एक सप्ताह पहले एक पार्क का उद्घाटन किया था, काफी सुंदर तरीके से बना हुआ इको पार्क हमारे अंदर में है और जितना भी पार्क है सब हमारे अंदर आ गया है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। सबों का सौंदर्यीकरण चल रहा है पूरे राज्य भर में। अगर वन विभाग के जिम्मे अगर इस मेंटेनेंस का जिम्मा मिला है काम करने का तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है और सरकार के लिए सरकार का एक अच्छा कदम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।